अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किए थे और 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम: जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमने कवर कर लिया था। 3 और कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिमेनिंग हैं। चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट आपके पास है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, सॉरी, it's not personal income. Fourth one is national income at factor cost. तीन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और इसको हम नाम देंगे नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं, सिर्फ इज इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest and profits during a year। तो फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम at factor cost is equal to NNP net national product minus indirect taxes plus subsidies। ये मैंने नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा 4th कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है। अब नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बुनियादी तौर पर क्या है, तो देखो, जो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस का नाम दिया या जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहा और एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या, वो तीनों के तीनों हमने मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किए थे। वो तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मार्केट प्राइस पर थे। अब जो कॉन्सेप्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ तो मैं कितनी इनकम अर्न कर रहा हूँ, बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुझे क्या मिल रहा है, वो डिस्कस होता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज द इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड्स, और हाउस होल्ड्स आपको पता है कौन कौन से हैं। हाउस होल्ड्स को हम नाम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लैंडलॉर्ड रेंट की मद में कितना पैसा कमा रहा है, एक लेबर वेजेस की सूरत में कितनी अर्निंग कर रहा है, एक कैपिटल इंटरेस्ट की सूरत में और एक और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट की सूरत में एक साल के अरसे में
जो इनकम अर्न कर रहा है उस इनकम को नाम दिया जाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम। अब ऑफ कोर्स मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। लेट्स से इस मार्केट की मार्केट प्राइस है 50 रुपये। लेट्स सपोज पूरे पाकिस्तान में एक ही फर्म है, एक ही इंडस्ट्री कह लें, फर्म कह लें, जो इस मार्केट की प्रोडक्शन करती है। एक साल के अंदर 1 लाख मार्कर फिनिश गुड्स की सूरत में 50 रुपये मार्केट प्राइस पर तैयार होकर मार्केट में आ गए। जीडीपी में कितना पैसा जाएगा, या जीडीपी नहीं कहते हम, डायरेक्ट कहते हैं एनएनपी, डेप्रीसिएशन वगैरह सब माइनस कर हमने कहा 50 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 50 लाख रुपए पाकिस्तान के नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में चले गए। क्योंकि 50 रुपये एक मार्कर की प्राइस से 1 लाख मार्कर प्रोड्यूस हुए तो 50 लाख रुपए आपकी नेशनल इनकम हो गई, और ये कहलाएगी नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं उस कंपनी के 50 लाख मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है। अब बात यह है कि क्या मुझे पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर? हरगिज़ नहीं। जब ये मार्कर के 50 लाख रुपए मुल्क के एनएनपी में जाएंगे, मुझे हरगिज़ 50 लाख रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोड्यूस करूँगा तो गवर्नमेंट मुझ पर क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। तो गवर्नमेंट जो मुझ पर टैक्स लगाएगी वो मेरी प्रोडक्शन या मेरी इनकम से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो मेरी सेल पर या मेरी प्रोडक्शन पर लग रहा है। तो अब मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने पर मार्कर पे 2 रुपये टैक्स लगा दिए, तो एनएनपी था 50 लाख, 2 लाख रुपए का टैक्स माइनस हुआ तो मुझे मिलेंगे 48 लाख, 48 लैक्स। तो टैक्स क्या है? टैक्स दरअसल वो ड्यूटी है जो गवर्नमेंट हम पर इम्पोज करती है, जो हम जो है वो यूं कह लें कि स्टेट से जो हम बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, उन बेनिफिट्स के एवज जो ड्यूटीज़ चार्जेस गवर्नमेंट हम पर लगाती है उसको हम टैक्स कहते हैं। टैक्स का दूसरा नाम है लीकेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इनकम से पैसा लीक कर रही है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको पता है कि एक ऐसा टैक्स जिसका इम्पैक्ट किसी और पार्टी पर हो, इंसिडेंस किसी और पार्टी पर हो, जहां टैक्स की शिफ्टिंग हो, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी ऐसा टैक्स जहां टैक्स जो है वो शिफ्ट किया जा सके। आपने कार्ड लोड करवाया, गवर्नमेंट ने टैक्स कंपनी पर लगाया, कंपनी ने आप पर शिफ्ट कर दिया, टैक्स का बर्डन कंपनी से आप पर शिफ्ट हुआ, ऐसा टैक्स कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। खैर, तो जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरी प्रोडक्शन पर भी टैक्स लगेगा, मेरी सेल पर भी टैक्स लगेगा। तो 50 लाख एनएनपी में जाएंगे, मुझे 50 लाख नहीं मिलेंगे, टैक्स की सूरत में कुछ पैसा माइनस हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट कहता है कि गवर्नमेंट जहां पर कुछ पैसा टैक्स की मद में माइनस करता है, वहां पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी देता है। तो सब्सिडीज को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंजेक्शंस। जहां आपकी इनकम से पैसा गवर्नमेंट लीक करती है, वहीं पर आपकी इनकम में पैसा इंजेक्ट भी करती है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता, बास केसेस में गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। व्हाट इज सब्सिडी? सिंपली सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिलो मार्केट प्राइस बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज सब्सिडी। गवर्नमेंट ने कोई माल बाहर से इंपोर्ट किया और जो है वो क्योंकि उसकी मुल्क में ज़रूरत थी, अब वो चाहे वो रॉ मटेरियल है या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई गुड है, उसको गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया। अब वो प्रोड्यूसर के लिए महंगा है, गवर्नमेंट महंगा इंपोर्ट करेगी और प्रोड्यूसर को चीप रेट्स पर देगी ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाए। मिसाल के तौर पर माल रॉ मटेरियल था 10 रुपये का, गवर्नमेंट ने 10 रुपये का इंटरनेशनल मार्केट से परचेज किया और मुझे फॉर एग्जांपल 8 रुपये का दिया या 9 रुपये का दिया, तो मेरे तो पर यूनिट पर 1 रुपया या 2 रुपये बचे, तो ये एक तरह से मेरी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो मैं अपनी इनकम निकालते वक्त 50 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए टैक्स के माइनस करूंगा। लेट से गवर्नमेंट ने मुझे 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आया था 50 लाख रुपए, जबकि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कितना आएगा? 49 लैक्स, क्योंकि 2 लाख रुपए टैक्स की मद में गवर्नमेंट मेरी इनकम से लीक करेगी और सब्सिडीज़ की सूरत में 1 लाख रुपए मुझे पैसा जो है वो इंजेक्ट करेगी मेरी इनकम में। तो ये कहलाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट।
तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में यही फर्क है कि मार्केट प्राइस में जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही है उसकी उस फाइनल गुड की प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में से उसमें जितना टैक्स इंपोज हुआ उसको माइनस करके जितनी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे दी उसको प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फिर आते हैं पांचवी, पर्सनल इनकम। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम थी, इसलिए इसको नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कह दिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआई कहते हैं ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीआई, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम इज द इनकम left with the individuals अच्छा जनाब, तो हम पर्सनल इनकम की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्सनल इनकम इज द इनकम तो हमारे पास डेफिनेशन पीआई की क्या बनेगी? पर्सनल इनकम इज द इनकम दैट लेफ्ट विद द इंडिविजुअल after paying taxes and getting transfer payments। और पर्सनल इनकम is the income of households received from all sources। तो अब जनाब तमाम सोर्सेज से जो आप इनकम रिसीव करते हैं एक हाउस होल्ड, उसको हम नाम देते हैं पर्सनल इनकम। ऑफ कोर्स पर्सनल इनकम में कुछ टैक्सेस माइनस होते हैं और आपके पास कुछ टैक्सेस माइनस करने के बाद ट्रांसफ़र पेमेंट्स को ऐड करते हैं, तो ये आपके पास बनती है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम का जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा दैट इज पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, पहले वही चीज़ आ जाएगी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट माइनस पर्सनल इनकम मालूम करने के लिए तीन चीज़ें माइनस करेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और कंट्रीब्यूशन, कॉरपोरेट टैक्स और रिजर्व फंड, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस कर देंगे। तो अब जो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यानी टैक्स को माइनस करके और सब्सिडीज़ को प्लस करके जो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम, अब एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को मालूम करना है तो हम तीन चीज़ों को माइनस करेंगे। किसी भी मुल्क में सोशल सिक्योरिटी के लिए
उन स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स के इनकम से कुछ परसेंटेज को डिडक्ट करती है ताकि वो सोशल सिक्योरिटी, समाजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो है वो उस पैसे को गवर्नमेंट अपने पास जमा करती है और फिर सोसाइटी के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर उन पैसों को स्पेंड करती है। तो एक इंडिविजुअल की जब इनकम आती है, उसके अकाउंट में जब पैसा आता है, यूजुअली पब्लिक सेक्टर के लोग, तो उसमें से ये कंट्रीब्यूशन या ये स्कीम का पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरे अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र होगा तो मेरे अकाउंट से एनुअली जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की मद में कुछ पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो वो पैसा क्योंकि गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो पर्सनल इनकम निकालते वक्त मेरी इनकम से क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह अगर मैं कोई कॉरपोरेट सेक्टर रन कर रहा हूँ तो साल के एंड में कॉरपोरेशंस पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जिस भी परसेंटेज से टैक्स लगाती है, वो पैसा भी क्योंकि गवर्नमेंट के पास जाता है तो पर्सनल इनकम निकालते वक्त ये कॉरपोरेट टैक्स जो कॉरपोरेशंस पर लगता है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरी कॉरपोरेशन है तो मेरी कॉरपोरेशन पर जो टैक्स लगेगा वो भी गवर्नमेंट के पास गया तो पर्सनल इनकम निकालते वक्त ये कॉरपोरेट टैक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह आपको पता है कि यूजुअली जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो अपना सारा मुनाफा कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। एज अ रिजर्व फंड कुछ पैसा जो है वो रिजर्व के तौर पे कंपनी के अकाउंट में रखती हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में लेट्स सपोज 4 शेयर होल्डर्स हैं, 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, 25 लाख रुपए कभी भी शेयर होल्डर में चारों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। लेट्स से 25% प्रॉफिट शेयर है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कंपनी का अकाउंट तो नील पर होगा। अगर कल को फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई तो पैसा कहाँ से लाएंगे? शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो इसका एक तरीका ये होता है कि कुछ पैसा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कुछ एज अ रिजर्व रखा जाए। तो अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे पूरे 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ परसेंटेज पैसा मिल जाएगा, कुछ कंपनी के अकाउंट में रहेगा। तो मेरी इनकम निकालते वक्त वो रिजर्व फंड मुझे नहीं मिला तो वो भी मेरी इनकम से क्या हो जाएगा, माइनस। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से, कॉर्पोरेट टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से, और रिजर्व फंड्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हैं ये, तो उनको माइनस कर देंगे पर्सनल इनकम निकालते वक्त। और फिर फाइनली ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो ऐड हो जाएंगी। ये वो पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रिटायर हो गया हूँ, मुझे पेंशन मिल रही है, गवर्नमेंट ने मुझे फॉरेन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी हुई है, खुद जाता अपना पैसा खर्च होता, गवर्नमेंट के पैसे पे जा रहा हूँ तो मेरा पैसा सेव हुआ तो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। मुझे जो है वो पेंशन मिल रही है, मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स मिल रहे हैं, तो ये सब तो मेरी इनकम में ऐड हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पर्सनल इनकम निकालते वक्त हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड। तो सिक्योरिटी स्कीम्स का पैसा कॉर्पोरेट टैक्स की सूरत में और रिजर्व फंड्स की सूरत में ये तमाम डिडक्ट हो जाएंगे और ट्रांसफ़र पेमेंट्स ऐड हो जाएंगी। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, दिस इज़ नॉन एज पर्सनल इनकम। अब ये पर्सनल इनकम आया इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, तो इसके लिए हम इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स में लास्ट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसको हम नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPI। इट्स नॉट डिस्प्ले पिक, इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द इनकम disposable personal income is the income left with the individual after paying direct taxes। तो डायरेक्ट टैक्स पे करना है, तो इसका मतलब अब आपकी जो पर्सनल इनकम है, अगर वो किसी भी एंगल से बिजनेस पर्सन है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सैलरीड पर्सन है, उन पर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टैक्स के स्लैब्स लगे हुए हैं, अगर आपकी इनकम उन टैक्स के अंदर आ रही है तो पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालते वक्त आपकी पर्सनल इनकम में से वो डायरेक्ट टैक्स की सूरत में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स कह लें, पर्सनल टैक्सेस कह लें, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स,
इनकम टैक्स, ये सब के सब डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी अगर इनकम सालाना 6 लाख रुपए से ऊपर चले जाती है तो गवर्नमेंट मुझ पर 5,000 का टैक्स लगा रही है। लेट सपोज ये तमाम चीज़ें मेरी इनकम में किसी ना किसी तरीके से शामिल है, इन सबको माइनस प्लस करने के बाद मेरे पास साल के 10 लाख रुपए बचते हैं। तो अब क्योंकि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, गवर्नमेंट के टैक्स के स्लैब में आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझ पर 10 लाख रुपए पर लेट से 12,000 रुपए का टैक्स लगता है। 10 लाख का स्लैब अलग है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 12,000 रुपए का टैक्स लग रहा है सैलरीड पर्सन पर, तो वो मेरी इनकम पर लग रहा है। तो अब क्या होगा, जो सालाना मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे उसमें से वो 12,000 रुपए का टैक्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैं अपनी 10 लाख रुपए की सालाना इनकम को पहले 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरी मंथली इनकम आ जाएगी। मेरी जो मंथली इनकम आएगी उस इनकम में से मंथली सैलरी आ जाएगी, उस सैलरी से मैं हर महीने 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे टैक्स की मद में। ये एनुअली एक साथ नहीं होते, मंथली जो है वो डिडक्ट होते रहते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स को माइनस करके देगी। इसी तरह अगर मेरी कोई वेल्थ है या मेरी कोई प्रॉपर्टी है उस पर भी जो टैक्स लग रहा है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको मैं डिस्पोज कर सकता हूं, इस्तेमाल। इसको कहते हैं काबिले तसर्रुफ शख्सी आमदनी, यानी ये शख्स अब इसको तसर्रुफ के काबिल है, यानी अब वो इस आमदनी को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी इनकम को हम नाम देते हैं आपके पास जनाबे वाला डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का दूसरा फार्मूला एक और भी है, और वो ये है कि DPI, इसको हम Y से भी शो करते हैं, और Y इज इक्वल टू C+S। अब जो पैसा उसके पास बचेगा टैक्स पे करने के बाद कंजम्पशन प्लस सेविंग पर लगाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा वो कंज्यूम करेगा और कुछ पैसा वो क्या कर लेगा, सेव। तो Y इज इक्वल टू C+S या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कुछ पैसा कंज्यूम हो जाएगा और कुछ पैसा सेव। फॉर एग्जांपल सालाना 9 लाख और 90,000 रुपए बच रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल उसमें से उसने 8 लाख रुपए खर्च कर लिए, तो अब क्या हो जाएगा, सेविंग का फॉर्मूला S इज इक्वल टू Y माइनस C। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, तो मैंने कहा 9,90,000 रुपए बच रहे हैं, 8 लाख रुपए खर्च कर लिए, तो 9,90,000 में से मैंने 8 लाख माइनस किए तो 1,90,000 रुपए की उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग। तो जो इनकम उसके पास डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद बचेगी वो इनकम वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, कुछ कंज्यूम करेगा और कुछ क्या करेगा, सेव। तो कंजम्पशन निकालनी है और सेविंग निकालनी है, तो सेविंग का तरीका क्या है कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दी जाए। तो बेटा यहाँ पर आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हमारे कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम समझाऊंगा, जिसमें इसी सेविंग और कंजम्पशन और इनकम के कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मैं स्पेशली 2 सेक्टर पे बात करूंगा। पहले विदाउट सेविंग बात करूंगा, फिर विद सेविंग बात करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद इसी जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में उस फ्लो में, क्योंकि एक रियल फ्लो होता है, एक जो है वो मॉनेटरी फ्लो होता है, तो उससे मैं आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम भी बता दूंगा, जो कि वैसे तो कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ काम आती है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात अगर ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।